नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 6 से मानव अधिवासों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं व आधारभूत कार्य जो होते हैं उनको व्यवसायिक कार्य भी कहते हैं। मतलब व्यवसाय के आधार पर, ऑक्यूपेशंस के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव अधिवासों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। एक तो प्राकृतिक दशाओं के आधार पर और उनके द्वारा जो आधारभूत कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, इस प्रकार का जो डिवाइडेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की कुछ विशेषताएं इनके साथ में दी हुई हैं। तो हमने क्या कर दिया, उन विशेषताओं को तुलनात्मक रूप से वर्गीकृत करते हुए यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैसे तुलनात्मक प्रश्न के रूप में ये नहीं आएगा, वैसे आएगा ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, नगरीय अधिवास से क्या तात्पर्य है, नगरीय अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवास की कोई दो सब विशेषताएं बताइए, नगरीय अधिवास की कोई दो विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उन क्वेश्चंस को आप ये तुलनात्मक जो उत्तर के रूप में जो मैटर दिया गया है उसको ही आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास का। यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण अधिवास के रूप में माना जाता है। मतलब क्या हुआ, ग्रामीण अधिवासियों की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कौन से कार्यों में लगी हुई होती है? संलग्न का मतलब होता है लगी हुई है कृषि कार्यों में। ग्रामीण अधिवासियों की जनसंख्या कृषि कार्य ही करती है, जबकि नगरीय अधिवासियों की जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या नगरीय अधिवासियों के रूप में मानी जाती है। गैर कृषि कार्य कौन से होंगे? जिसमें कृषि कार्य नहीं होगा और अन्य सभी प्रकार के जो कार्य होंगे वो होंगे। दूसरा अंतर देखिए, ग्रामीण अधिवासियों की जनसंख्या के द्वारा प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण अधिवासियों की जो जनसंख्या है उसके द्वारा प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। प्राथमिक कार्य हम जानते हैं क्योंकि हम ये लेसन पढ़ चुके ना, 7वां लेसन हम पढ़ चुके। तो प्राथमिक कार्यों में आखेट करना, मत्स्य पालन करना, पशुपालन करना, लकड़ी व्यवसाय, खनन व आदिम कृषि। आदिम कृषि, कृषि तो है लेकिन किस प्रकार की? आदिम, जिसमें परंपरागत व पुराने प्रकार के जो औजार हैं उनको काम में लिया जाता है। नगरीय अधिवासियों की जनसंख्या के द्वारा गैर प्राथमिक, अब गैर प्राथमिक, प्राथमिक नहीं, प्राथमिक के अलावा, अब प्राथमिक के अलावा कौन कौन से व्यवसाय होते हैं? द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय व पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, जैसे परिवहन व संचार, व्यापार व सेवा क्षेत्र आदि। ये उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। तीसरा अंतर देखिए, ग्रामीण अधिवासों में 500 से 5000 तक जनसंख्या निवास करती है। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है दोनों के बीच में। ग्रामीण अधिवासों में 500 से 5000 तक जनसंख्या निवास करती है और नगरीय अधिवासों में 5000 से अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए, ये डाटा या तथ्यात्मक अंतर हो गया ना कि ग्रामीण अधिवासों में 5000 से कम जनसंख्या निवास करती है, 500 से स्टार्ट होती है। और हम गांव किसे कहेंगे? जिसमें 500 से अधिक जनसंख्या निवास करती हो उसे हम गांव कहेंगे, है ना। तो 5000 से कम जनसंख्या निवास करने वाले जो अधिवास होंगे उनको हम ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत कंसिडर करते हैं, जबकि जो नगरीय अधिवास हैं उनमें 5000 से अधिक जनसंख्या निवास करती है। चौथा अंतर देखिए, ग्रामीण अधिवासियों का जनसंख्या घनत्व, ये भी एक तथ्यात्मक या फैक्ट्स के रूप में डाटा दिया हुआ है। जनसंख्या घनत्व कितना होता है ग्रामीण अधिवासियों का? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 350 या 399 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो ग्रामीण अधिवासियों का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अगर 401 है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो नगरीय अधिवासियों का जनसंख्या घनत्व आएगा या कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, तो 400 से कम तो कहाँ? ग्रामीण अधिवासों में, जबकि नगरीय अधिवासियों का जनसंख्या घनत्व
400 या 400 से अधिक होता है। ये चौथा अंतर हो गया। अब देखिए पांचवा अंतर जो है उसकी हम बात कर लें। ग्रामीण अधिवासों में 2/3, 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3। समझ गए ना? ये लिखेंगे 2/3। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। मतलब क्या हुआ? लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है, जबकि नगरीय अधिवासियों की 3/4, इसको भी हिंदी में वैसे लिखेंगे 3/4 को 3 लिख देंगे और चौथाई लिख देंगे। 3/4 जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ग्रामीण अधिवासों ग्रामीण अधिवास कच्ची सामग्री के स्रोत होते हैं। ये इसमें ही कंसिडर किया गया है, अलग से अंतर के रूप में नहीं है। ग्रामीण अधिवास कच्ची सामग्री के, ये अधिवासों नहीं है, यहाँ पे अधिवास ये सिर्फ कच्ची सामग्री के स्रोत होते हैं। आपने देखा होगा उद्योग जो है, या यूँ कहें औद्योगिक इकाइयाँ द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत कंसिडर की जाती हैं। विनिर्माण उद्योग कहाँ आता है? द्वितीय व्यवसाय में। और विनिर्माण उद्योगों के लिए जो कच्चा जो पदार्थ होता है, कच्ची जो सामग्री होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होती है ना। तो ग्रामीण अधिवास में प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, प्राथमिक व्यवसाय अपनाए जाते हैं। तो प्राथमिक या ग्रामीण अधिवास से कच्ची सामग्री के स्रोत होते हैं। ग्रामीण जो अधिवास होते हैं वो कच्ची सामग्री के स्रोत होते हैं, क्योंकि प्राथमिक जो व्यवसाय हैं, कृषि कार्य जो हैं, वो कहाँ पे होते हैं? ग्रामीण अधिवासों में। जबकि नगरीय अधिवास औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र होते हैं। नगरीय अधिवासों में औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं ना। उद्योग या विनिर्माण जो उद्योग होते हैं वो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? नगरीय क्षेत्रों के आसपास या नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो वो औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र होते हैं। तो ये मोटा मोटा अंतर हो गया है, इसको आप इस रूप में ध्यान कर लेंगे। तुलनात्मक प्रश्न कभी आएगा नहीं, बस आपको वो ही पूछा जा सकता है जो मैंने पहले अभी बता दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम ग्रामीण अधिवासियों की बात करते हैं आज। प्राकृतिक दशाओं और आपका जो है व्यावसायिक संरचना के आधार पर अधिवासों को, मानव अधिवासों को 2 भागों में बांटा गया, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब आज हम जो ग्रामीण अधिवास है, अब उसको कितने भागों में बांटा गया उसकी हम बात करेंगे। तो ग्रामीण अधिवासों को ग्रामीण बस्तियां भी कहते हैं ना। ग्रामीण अधिवासों को ग्रामीण बस्तियां भी कहते हैं। ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक कार्यों या प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। गाँव में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत प्राथमिक कार्य होते हैं ना। प्राथमिक व्यवसायों में वो लोग लगे रहते हैं। जैसे अब कौन कौन से कार्य हैं जो प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं? कृषि है, कृषि करना, पशुपालन करना। कृषि कौन सी? आदिम प्रकार की कृषि। पशुपालन करना, लकड़ी काटना। अब लकड़ी काटना कौन सा, मतलब इसमें भी आदिम तौर तरीकों से लकड़ी काटना। नवीनतम या उन्नत तकनीक से लकड़ी काटना तो प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत नहीं आएगा। मत्स्य पालन करना, अब मत्स्य पालन भी प्राचीन ढंग से मत्स्य पालन करना। खनन, वनोत्पाद संग्रह, वनों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका संग्रह करना, आदि सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण अधिवास भूमि के दोहन पर आधारित होते हैं। ये लाइन भी इसमें आपको लिखनी है। ग्रामीण अधिवास भूमि के दोहन पर आधारित होते हैं। दोहन जानते हो ना, मतलब दोहन कह दीजिए, विदोहन कह दीजिए, है ना। दोहन वो एक ही चीज़ है और विदोहन भी एक ही चीज़ है। भूमि के विदोहन या दोहन पर आधारित होते हैं। दोहन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि ग्रामीण जो अधिवास होते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो अधिक से अधिक भूमि से ही मतलब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भूमि से सभी प्रकार की कृषि है, वनोत्पाद संग्रह है, मत्स्य पालन जो है ना। तो इस सभी प्रकार के जो उनकी अर्थव्यवस्था के जो स्रोत होते हैं वो भूमि पर आश्रित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग कौन से लोग करते हैं? ग्रामीण आदिवासियों के लोग करते हैं। ग्रामीण आदिवासियों में सामाजिक संगठन एवं मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है।
सामाजिक संगठन इनका मजबूत होता है। आपने देखा होगा जब किसी की कोई मतलब विपदा आती है तो पूरा जो गांव होता है वो शोक की लहर में दौड़ पड़ता है ना, शोक में चला जाता है। जैसे कोई गांव में किसी की डेथ होती है तो आपने देखा होगा सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं, है ना। तो सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं, मतलब एक के दुख होता है तो पूरे गांव के दुख होता है, इस प्रकार की भावना होती है गांव के लोगों में। मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है। मानवीय मूल्यों में मतलब प्रगाढ़ता का मतलब होता है बहुत ही मजबूत होते हैं मानवीय मूल्य, ठीक है ना। तथा सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा जाता है। सामाजिक जो मूल्य हैं उनको व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा जाता है। अगर एक व्यक्ति की वजह से पूरा गांव अगर मुसीबत में है तो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जो उसका जो मूल्य है उसको दूर हटा दिया जाएगा और पूरे गांव के बारे में सोचा जाएगा, उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जाएगा। तो व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक मूल्यों से नीचे रखा जाता है, या यूं कहें सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। तो एक बात तो एक ही है ना। ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार, अब हम ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों को लेकर के बात करते हैं। 4 प्रकार जो हैं, पहले हमने मानव आदिवासियों के प्रकारों की बात की, अब आज हम ग्रामीण आदिवास पढ़ रहे हैं, रूरल सेटलमेंट पढ़ रहे हैं, तो उनके जो प्रकार हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों के लिए भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक एवं सुरक्षा आदि कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों का निर्धारण मानव निर्मित मकानों की संख्या, मकान कितने हैं, भाई 2 मकान हैं, 10 मकान हैं, 100 मकान हैं, ठीक है ना। तो मकानों की संख्या, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये कटा हुआ है यहाँ पे। ग्रामीण जो आदिवास होते हैं उनके प्रकारों का निर्धारण कैसे करते हैं, एक तो मकानों की संख्या तथा उनके बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। 2 चीज़ें आप ध्यान करेंगे, मकानों की संख्या और उनके बीच की, किन के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। जब मकान पास पास में होते हैं तो सघन आदिवास होंगे ना, डैन सेटलमेंट कहलाएंगे, और जब मकान दूर दूर होते हैं ना, है ना, तो जो प्रकीर्ण या विरल प्रकार के जो आदिवास होंगे वो कहलाएंगे, है ना। ग्रामीण आदिवासियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में। सघन या गुच्छित आदिवास, सघन आदिवास को गुच्छित आदिवास भी कहते हैं, गुच्छे के रूप में जो पाए जाते हैं, पास पास में जब होते हैं, सघन होते हैं, डैन सेटलमेंट्स के रूप में होते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी जो आदिवास होते हैं, प्रकीर्ण आदिवास भी कहते हैं इनको, और एकाकी आदिवास भी कहते हैं, जो मतलब छितरी हुई अवस्था में या गिने चुने आदिवासियों के रूप में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम वन वाले जो क्षेत्र होते हैं, सघन जो वन वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनमें इस प्रकार के आदिवास देखने को मिलते हैं, प्रकीर्ण एवं एकाकी आदिवास। इक्के दुक्के आदिवास उनके रूप में होते हैं, ये इक्के दुक्के, है ना। ठीक है, ये जो प्रकीर्ण या एकाकी आदिवास ऐसे होते हैं, आप कभी थार के मरुस्थल में गए हो तो पेरेंट्स को उनका बच्चा कहता है कि देखो मम्मा वो वहाँ पे खजूर का पेड़ है, तो बिल्कुल दूर दूर जो खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकीर्ण आदिवास या एकाकी आदिवास में जो मकान होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। और मिश्रित आदिवास, मिश्रित आदिवास में सघन और प्रकीर्ण दोनों ही प्रकार के आदिवास होते हैं। मिश्रित में सघन और प्रकीर्ण दोनों ही प्रकार के आदिवास होते हैं। और पल्ली आदिवास, पल्ली आदिवास को पुराना आदिवास भी कहते हैं, पल्ली कर्त आदिवास भी कहते हैं। उन क्या क्या कहते हैं वो तो हम डिटेल से अभी लेंगे ना, है ना। तो पल्ली आदिवास, इसमें क्या होता है कि एक ही कस्बा होता है, उसमें विभिन्न जातियों के लोग होते हैं, विभिन्न, जैसे आपने देखा होगा ये कुम्हारों का मोहल्ला है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे, ये रैगरों का मोहल्ला है, ये गुज्जरों का मोहल्ला है, ये कुमाऊँतों का मोहल्ला है। तो सारी चीज़ें वो अलग अलग यहाँ पे आती हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एक एक को लेकर के। सघन आदिवास की बात करते हैं सबसे पहले। सघन आदिवास को गुच्छित आदिवास भी कहते हैं, सघन या गुच्छित आदिवास। इन ग्रामीण आदिवासों को पुंजित, ये पुंजित है, पुंजित, सहत, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से जाना जाता है। इन आदिवासियों का विकास उपजाऊ मैदानी भागों में, अब सघन है तो उपजाऊ मैदानी भागों में ही होगा ना इनका विकास, तो समतल व पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में होता है। इन आवासों में घर परस्पर पास पास बनाए जाते हैं, घर परस्पर पास पास बनाए जाते हैं। सघन तभी तो होंगे जब पास पास में होंगे, घर मकान पास पास में होंगे तभी तो सघन होंगे ना। संपूर्ण गांव
सघन बसा हुआ होता है। इन अधिवासों में आसान पहुंच के लिए सड़क मार्ग होते हैं। सड़क मार्ग भी आसान तरीके से पहुंच के लिए इनमें बनाए जाते हैं। सघन आदिवासी से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन बन सकता है, मेजर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ग्रामीण आदिवासियों के कितने प्रकार हैं, तो वो 4 प्रकार हैं। अब चारों का हम डिटेल से ले रहे हैं। तो सघन आदिवास जो है, अब उनकी विशेषताओं को लेकर के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। विशेषताएं देखिए। सघन आदिवास प्राय खेत के मध्य में ऊंचे व बाढ़ सुरक्षित क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। पहली विशेषता क्या होती है, ये आदिवास खेत के मध्य में, कहाँ बनाए जाते हैं, खेत के मध्य में, ऊंचे व बाढ़ सुरक्षित क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। दूसरी विशेषता देखिए, इन आदिवासों में आवास परस्पर पास पास होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं तथा बाह्य आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। इनमें एकता भी अच्छी होती है, एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं और बाह्य जो आक्रमण इनके ऊपर होते हैं उनका मिलकर मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता के कारण दुख सुख में सहभागी होते हैं। सघन आदिवासियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक होती है, इसलिए वो दुख सुख में एक दूसरे के सहभागी बन जाते हैं। इन आदिवासियों में 40 से 50 या अधिक आवास पाए जाते हैं। सघन आदिवासियों में जब एक जगह पूरा जो गांव होगा उसमें या समूह जो होगा उसमें आदिवासियों की संख्या 40 या 50 से अधिक होती है, 40-50 या इससे अधिक होती है। इन आदिवासियों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 तक जनसंख्या निवास करती है। जो इन आदिवासियों में संसाधन होते हैं उनके आधार पर इसमें 500 से 1000 तक जनसंख्या निवास करती है। अब वितरण देखिए, ये पाए कहाँ जाते हैं, वितरण की हम बात कर लेते हैं। ये आदिवास मुख्यतः नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों, भाई सघन होंगे तो नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों में मैदानों में सघन जनसंख्या के रूप में पाए जाते हैं। जैसे गंगा सतलज के मैदान, मालवा का पठार जो है, विंध्याचल पठार, नर्मदा घाटी व राजस्थान के मैदानी क्षेत्र आदि में ये पाए जाते हैं। अब देखिए 2 नंबर जो है परकीर्ण अधिवास को ही एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासों को परिसिप्त का मतलब होता है बिखरी हुई अवस्था में या छितरी हुई अवस्था में। परिसिप्त, इन अधिवासों को परिसिप्त अधिवास भी कहते हैं क्योंकि ये अधिवास छितरे हुए बिखरे हुए अधिवास के रूप में पाए जाते हैं। छितरे हुए या बिखरे हुए अधिवास के रूप में पाए जाते हैं, मतलब पास पास में नहीं होते हैं, दूर दूर इनमें जो मकान होते हैं, घर जो होते हैं, परस्पर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं। इन अधिवासों को मुख्यतः एक दूसरे से दूर दूर व कृषि भूमि को छोड़कर बनाया जाता है, कृषि भूमि के ऊपर नहीं बनाया जाता। जबकि सघन आदिवास कहाँ बनाए जा रहे थे, खेत के मध्य में, सघन कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में खेत के मध्य में बनाए जा रहे थे। जबकि यहाँ पे ये आदिवास जो हैं कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। परकीर्ण या एकाकी जो आदिवास हैं इनकी विशेषताएं देखिए। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, भाई परकीर्ण है और एकाकी हैं तो आवास एक दूसरे से दूर होंगे। व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। दी बड़ी आएगी, इसमें छोटी नहीं आएगी ना, दी बड़ी आएगी, ये वाली दी जो है वो ठीक है, ये लिखा हुआ दी। स्वतंत्र जीवन यापन करता है व्यक्ति, एकाकी परिवार होता है, बहुत ही छोटा परिवार होता है और बिल्कुल काफ़ी दूरी पर मकान होते हैं। एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। सहयोग की भावना कम होती है, भाई सहयोग की भावना होती तो पास में मकान बनाता ना, इतनी दूर क्यों बना रहे हैं मकान, मतलब सहयोग की भावना है ही नहीं, एक दूसरे से सहयोग प्राप्ति नहीं करना चाहते, बिल्कुल दूरी पे मकान बनाते हैं। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है और परकीर्ण या एकाकी जो अधिवास होते हैं उनमें निवास करने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग कृषि में संलग्न होते हैं, कृषि से जुड़े हुए होते हैं, उनमें ऊंच नीच की भावना भी होती है। अब वितरण देखिए। परकीर्ण अधिवास प्राय विश्व के घास मैदानों जैसे, अब विश्व के घास मैदान हम जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में पेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है। दक्षिणी अमेरिका के पंपाज, अब दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें पंपाज, अब पंपाज कौन से देश में, अर्जेंटीना में।
कंपाज जो है ब्राज़ील, कंपाज ब्राज़ील में, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही देश है। कंपाज कहते हैं ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य एशिया में स्टेपीज, घास क्षेत्रों को हम काट देंगे, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के सवाना, अफ्रीका महाद्वीप में कौन से सवाना, तथा वेल्स, घास क्षेत्र। अगर आपने लिख लिया है तो रहने देना, और काटना चाहिए तो काट भी देना पेन से, वैसे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई गड़बड़ नहीं है। सवाना तथा वेल्स अफ्रीका में। वेल्स घास के मैदान कहाँ पे, सवाना भी अफ्रीका में और वेल्स भी कहाँ पे, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान जो है। न्यूजीलैंड के कैटनबरी, कैटनबरी घास क्षेत्र आदि क्षेत्रों में। हिमालय के पर्वत पदीय, हिमालय के जो फुट एरिया जो है, हिमालय के जो पर्वतपदीय जो भाग हैं उनमें, तराई वाले क्षेत्रों में और बांगर क्षेत्रों में, तथा दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी राजस्थान लिखा हुआ है, ये वाला दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार के आदिवास पाए जाते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, है ना। अब देखिए मिश्रित आदिवास की हम बात कर लें। भारतीय भूगोलवेता इनायत अहमद ने इन आदिवासों को पुंजित व पूर्वादिवास कहा है। पुंजित व पूर्वादिवास कहा है। ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, इसलिए मैंने अभी जो लेटेस्ट क्लास गई है उसको मैंने लिखवाया नहीं था। ये चीज़ ये आपकी किताब में नहीं है। इनायत अहमद ने इन आदिवासों को पुंजित व पूर्वादिवास कहा है। ये आदिवास सघन व प्रकीर्ण आदिवासों के मध्य की अवस्था के रूप में माने जाते हैं। अभी ऊपर भी हमने बात की है, मिश्रित हैं तो सघन आदिवास भी इसमें होते हैं और प्रकीर्ण या एकाकी आदिवासी के अंतर्गत होते हैं। दोनों ही प्रकार के आदिवासी इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको मिश्रित आदिवास कहते हैं। इन आदिवासियों को, यहाँ पे कुछ नहीं है, इन आदिवासियों को अर्धगुच्छित, अर्धगुच्छित, अर्धसघन तथा अर्ध केंद्रीय आदिवास भी कहते हैं। परिवार की संख्या में, सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने के कारण इन आदिवासियों का विकास होता है तथा इन आदिवासियों की उत्पत्ति के लिए पर्यावरणीय कारणों की अपेक्षा पारिवारिक कारणों को अधिक उत्तरदायी माना जाता है। जैसे सांगोद तहसील का खुर्द गांव, सांगोद तहसील का कौन सा गांव, सांगोद कहाँ है, कोटा में, सांगोद तहसील का खुर्द गांव। ये प्रश्न आया हुआ है ना। ये प्रश्न आया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात भी की थी कि ग्रामीण आदिवासियों के अंतर्गत जो मिश्रित प्रकार के जो आदिवास है ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। मिश्रित प्रकार के जो आदिवास हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है ना। तो सांगोद तहसील का खुर्द गांव है, तो ये एक शब्द का ही उत्तर था उस प्रश्न का बोर्ड एग्जाम में जो आया हुआ है। उसके बाद में देखिए पल्ली आदिवास, पल्ली आदिवास को पुराना आदिवास भी कहते हैं और पुराना आदिवास जो है इसको खंडित आदिवास भी कहते हैं। खंडित, तीन नाम हो गई ना, आपकी किताब में सिर्फ पल्ली आदिवास दिया हुआ है, पुराना आदिवास भी कहते हैं इसको, खंडित आदिवास भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है। भारतीय भूगोलवेता आरबी मंडल, क्या नाम है, आरबी मंडल विद्वान का नाम है, महोदय ने इन आदिवासियों को अर्ध क्षेत्रीय आदिवास कहा है। क्या कहा है, अर्ध क्षेत्रीय आदिवास कहा है। ये आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, ये तीन लाइनें। प्राय इस प्रकार की, यहाँ से आपकी किताब में स्टार्ट होता है मैटर। प्राय इस प्रकार के आदिवासों में आवास एक दूसरे से दूर किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। एक दूसरे से दूर तो होते हैं किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं तथा बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। इस प्रकार के आदिवास मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों की निचली जो घाटियाँ होती हैं उनमें तथा खनन जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ कि इसमें आदिवास दूर दूर तो होते हैं लेकिन एक ही बस्ती में सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। एक ही बस्ती में सब लोग बसे होते हैं, लेकिन
जो अलग अलग जो जातियों के लोग होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसे वो खुमारूं का मोहल्ला है, वो रैगरों का मोहल्ला है ना। आपने देखा होगा जैसे मनोहरपुर कस्बा है, अब उसमें अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग जातियों के लोग भी आपको मिल जाएंगे ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे सारी जो जातियों के लोग होते हैं वो अलग अलग कॉलोनियों के रूप में बसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार का है, बहुत ही साधारण सा वीडियो है जिसमें आप बात कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो ग्रामीण आदिवासी हैं, ग्रामीण आदिवासियों की कोई 4 विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ग्रामीण आदिवासियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण आदिवासियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये प्रश्न बन सकता है। और साथ में ही जो ग्रामीण आदिवासियों के जो प्रकार हैं, सघन आदिवास है और परकीण या एकाकी आदिवास जो है, उसके बाद में जो मिश्रित आदिवास हैं और पल्ले आदिवास जो हैं, इनके विशेषताओं को लेकर के प्रश्न बन सकता है। और आपने देखा होगा कि प्रश्न 2018 में क्या आया हुआ है, राजस्थान के कोटा जिले में मिश्रित ग्रामीण अधिवास कहाँ पाया जाता है। जो अभी हमने बात की है ना, राजस्थान के कोटा में मिश्रित ग्रामीण अधिवास कहाँ पाया जाता है, 2018 में ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे हम बात कर लें, जो अभी हमने बात कर ली है ना, मिश्रित अधिवास ये रहा। अब मिश्रित अधिवास ये देखो यहाँ पे ये पाया जाता है ना, डायरेक्ट कोटा जिले का नाम दिया गया है। तो सांगोद तहसील का खुर्द गांव, ये आपको उत्तर लिखना था वहाँ पे, सांगोद तहसील का खुर्द गांव। तो इस प्रकार से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी करें, आगे की बात करेंगे कल।